ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नो कि एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं भी क्लास में यही बोलती हूँ, बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ने के बाद रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करना है, ये शायद कोई डिस्कस नहीं करता कि यार ये ऐसे पढ़ता है, मैं भी ऐसे पढ़ के देखता हूँ। नहीं, सबकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। अपनी लर्निंग स्टाइल पहचानो कि मुझे कैसे समझ आएगा। और आपको क्या लगता है इन 1500 क्वेश्चन में से नीट में 10 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे? आएंगे। सिलेबस लिमिटेड है, न्यूमेरिकल्स की वैल्यू चेंज कर देगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देगा, नए क्वेश्चंस कहाँ से बन जाएंगे। लेकिन 40 मार्क्स का मतलब होता है 8 क्वेश्चंस, और 8 क्वेश्चंस का मतलब होते हैं 8 टॉपिक्स। कोई 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके वीक हैं। फॉर एग्जाम्पल थिन, थिक, ऑलमोस्ट, देयरफॉर, नियरली। मैं क्लास में भी बोलती हूँ एनसीईआरटी बहुत अच्छे से किडनी और किडनीज के बीच में खेल जाती है एक्सक्रीटरी में। हेलो एवरीवन, वेयर इज द मार्कर? कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। तुम बढ़िया ही रहते हो भाई, परेशान टीचर को करते हो। चलो आज एक छोटा सा सेशन है नीट 2025 से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि नीट 2025 में सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं, क्योंकि मई में तो पेपर हो ही जाता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं, ठीक है। अब जिस दिन आप नीट 2025 दोगे और 5:20 पे जब आप पेपर देके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल रहे होंगे, उस टाइम आपकी स्टेट क्या होगी? मतलब या तो आप हैप्पी होंगे या फिर आप सैड होंगे। दो ही चीजें होंगी। या तो अपन उस 5:20 पे पेपर देके बहुत खुश होंगे, पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, या फिर हम बहुत सैड होंगे कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना अच्छा मेरा पेपर नहीं हुआ। अब हम क्या चाहते हैं पेपर के बाद, हैप्पी होना या सैड होना? कोई है जो सैड होना चाहता है? सब हैप्पी होना चाहते हैं। इसका मतलब इस 4 महीने में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आप उस एग्जामिनेशन हॉल में से हैप्पी निकलो। देखो, आप इमेजिन करो आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, आपने एमबीबीएस कर लिया, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया और आपके गले में स्टेथोस्कोप है, और आपके नाम के आगे एक बहुत बहुत बड़ा सफिक्स लग जाएगा, सॉरी प्रीफिक्स लग जाएगा, जिसे बोलते हैं डॉक्टर। इमेजिन योर नेम विद डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम। इमेजिन करो एक बार, सब अपना नाम लो मन में, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के। मजा आ रहा है ना सुनने में? अब वो जो डॉक्टर आपने अपने नाम के आगे लगाया है वो बहुत बड़ा टर्म है अपने आप में। वो टर्म अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। ये कितने बच्चे एग्री करते हैं? Yes, ma'am. क्योंकि डॉक्टर वो इंसान है जो किसी की जिंदगी बचा सकता है, किसी को जीवन दान देता है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी टर्म है। इतना बड़ा कुछ पाना है तो बहुत इजीली तो नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, नीट 24 लाख बच्चे देते हैं, और उन 24 लाख में से हर एक बच्चे को पता होता है कि एनसीईआरटी पढ़ने से मेरे बायो में 360 आ जाएंगे, है ना। एनसीईआरटी तो पतली पतली बुक्स है, उन सब बच्चों को पता है कि नीट का पेपर एनसीईआरटी में से ही आएगा। लेकिन क्या हर बच्चे के 360 मार्क्स आ जाते हैं? नहीं आते। मतलब कहीं ना कहीं तो लैग आ रहा है। आज हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसे इस 4 महीने में आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। सब लोग अपने नोटबुक्स के लास्ट पेज में 2 ऐसी डिस्ट्रैक्शंस लिखेंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा होती है। ये चीज सबके साथ होती होगी, आई एम श्योर। कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा। डिस्ट्रैक्शन सबको होती है, कोई किसी का देखेगा नहीं, सब अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शन लिखेंगे। बात नहीं करनी बेटा, डिस्ट्रैक्शन लिखना है। और सुनो मेरी बात, डिस्ट्रैक्शन सच में वही लिखना जो है। इट कैन बी इंस्टाग्राम, इट कैन बी व्हाट्सएप, इट कैन बी स्नैपचैट, इट कैन बी फ्रेंड्स, इट कैन बी शॉपिंग, और इट कैन बी एनी पार्टनर यू टॉक टू। कोई भी हो सकता है। अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शंस लिखो जल्दी से, 1 मिनट है, सोचो और लिखो। लिख लिया? चलो, अब डिस्ट्रैक्शंस तो आपने लिख ली। अब आपको
मैं किसी की डिस्ट्रैक्शन पढ़ नहीं रही हूँ और कोई अपने दोस्त की भी नहीं पढ़ेगा। सबको अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शंस पता है। ये सिर्फ आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए था। जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, जिस जर्नी पे आप चल रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डिस्ट्रैक्शन क्या है और अपने गोल को अचीव करने से पहले सबसे पहले उस डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा। अग्री और नॉट? अभी तक अपन ने कभी फोकस ही नहीं किया कि मेरी डिस्ट्रैक्शन क्या है। ये तो पता था कि यार इंस्टा में बहुत टाइम वेस्ट होता है, यूट्यूब में बहुत टाइम वेस्ट होता है, एक बार फ्रेंड का कॉल आ जाता है तो 1.5 घंटा निकल जाता है, शॉपिंग पे जाती हूँ पूरा दिन निकल जाता है। ये सबको पता था, लेकिन हमने कभी फोकस नहीं किया। लेकिन इन्हीं दो चीजों को जब पेन से पेपर पे लिख लिया तो सबका फोकस उन दो चीजों पे चला गया। अब करना क्या है, जब घर जाओगे ना तो जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर एक पेज लगा के दीवार पे इन दोनों डिस्ट्रैक्शंस को बड़ा बड़ा लिखना है। जब भी आप वो चीज करोगे तो आपको याद आ जाएगा ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है, ये मेरा टाइम वेस्ट करती है, मुझे ये चीज नहीं करनी। तो आप कहीं ना कहीं अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो कि ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है, मुझे ये चीज नहीं करनी। जैसे ही यूट्यूब खोलोगे समझ आ जाएगा नहीं यार टाइम वेस्ट होता है, बंद कर दे। ऐसा होता नहीं है, मुझे पता है तुम्हारे साथ। तुम एक रील स्क्रॉल करते हो, दूसरी स्क्रॉल करते हो, तीसरी स्क्रॉल करते हो, फिर सोचते हो आधे घंटे देख ही लेता हूँ। लेकिन सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सेल्फ कंट्रोल नहीं करोगे तो लाइफ में, बहुत बड़ी लाइफ है, अपने हिसाब से ही चलना होता है जिंदगी में। हर टाइम आपको कोई पीछे से बोल नहीं रहा होगा बेटा पढ़ ले, बेटा ये कर ले, बेटा ये कर ले। हर टाइम पीछे बोलने के लिए कोई नहीं होगा बेटा, सच है ये। इसीलिए खुद को सेल्फ कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस सब लोग घर जाके ये चीज करेंगे एंड यू विल सी अ चेंज इन योरसेल्फ। जब आप खुद को कंट्रोल करोगे और ये डिस्ट्रैक्शंस से दूर हटोगे, ऑटोमेटिकली आपका थोड़ा टाइम सेव होगा। अभी तक टाइम सेव हुआ है, उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है वो अब अपन देखेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने नीट का पेपर दिया और 5:20 पे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हो। यू हैव गिवन नीट 2025 और एट 5:20 PM you are coming out of examination hall and you have two states. Either you will be happy or the second state is sad. सुनने में बुरा लगता है, not happy बोल लेते हैं। दूसरा स्टेट क्या है? नॉट हैप्पी। लेकिन हमें फोकस किस पे करना है कि कैसे हम उस एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के हैप्पी होंगे। सबसे पहली चीज, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, आप अभी बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हो, है ना, सिटी टेस्ट, माइलस्टोन, ऑल इंडिया टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स दे रहे हो और शायद मैक्सिमम बच्चों के 360 में से 310 या 320 पहुंच जाते होंगे बायो में। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 300 क्रॉस हो जाते हैं? सच बताओ। कभी भी खुद को सेटिस्फाई नहीं करना, बिकॉज बायो इज अ हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट। ऐसा है क्या कि बायो में 360 स्कोर नहीं कर सकते? कर सकते हैं और बच्चे करते भी हैं। इसका मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर बच्चे 360 स्कोर कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। लेकिन हम 310 या 320 पे अटक जाते हैं, 360 स्कोर नहीं कर पा रहे। बीच में सुनने में ऐसा लगता है 40 मार्क का ही तो ले गए, लेकिन 40 मार्क्स का मतलब होते हैं 8 क्वेश्चंस और 8 क्वेश्चंस का मतलब होते हैं 8 टॉपिक्स। कोई 8 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, आपको उन पे काम करने की जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी नीट एस्पिरेंट जो कि बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाता है, उसको कभी भी बायो में लेस देन 360 में सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। और कैसे आप 360 स्कोर करोगे? ये आप सबको पता है कि पढ़ना एनसीईआरटी ही है, ये सबको पता है। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, दूसरी बुक्स पढ़नी है, नहीं ना। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू नो कि एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं भी क्लास में यही बोलती हूँ, बेटा एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ने के बाद रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करना है, ये शायद कोई डिस्कस नहीं करता। सब ये बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। आज हम डिस्कस करेंगे कि पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो जो सबसे पहले आप स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे वो होगी, यू नेवर हैव टू सेटिस्फाई योरसेल्फ इन लेस देन 360 मार्क्स इन बायो। स्पेशली मैं बायो का नाम ले रही हूँ क्योंकि बायो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजीली अपन 360 पे गाड़ी ले जा सकते हैं। तो डू नॉट सेटिस्फाई
इन लेस देन 360। अब बायो पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? सबसे पहला होता है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप क्लास में आते हो, टीचर आपको पढ़ाता है ना? टीचर के पढ़ाने से आपको चीज़ें याद नहीं होती, आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब समझ आ गया और मुझे क्लास में याद भी हो गया। ट्रस्ट मी, आपको नहीं हुआ। आप 1 महीने बाद रिकॉल करोगे, आपको कुछ याद नहीं आएगा, सब कुछ ब्लैंक होगा। सबसे पहला क्लास में रेगुलर आना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है। जब आपका कंसेप्ट बिल्ड होता है तो दूसरी चीज़ जो आप करते हो वो आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो, है ना? और जब एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो। और जब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिन पे बहुत फोकस करना होता है। फॉर एग्जाम्पल थिन, थिक, ऑलमोस्ट, देयरफॉर, नियरली। मैं क्लास में भी बोलती हूँ, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से किडनी और किडनीज के बीच में खेल जाती है एक्सक्रीटरी में, कि कितनी किडनीज का वेट है या कितनी किडनीज के पास ब्लड आ रहा है, लेकिन हम फोकस नहीं करते। तो एनसीईआरटी के जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट, नियरली, देयरफॉर, किडनी या किडनीज हो गया, थिन या थिक हो गया, ऐसे वर्ड्स पे मेजर फोकस करना होता है जब आप पढ़ रहे हो। उन वर्ड्स को हाईलाइट कर लो, ठीक है? अभी तक आप क्लास में आए, आपका कंसेप्ट बिल्ड हो गया, आपने घर जाके एनसीईआरटी रीड कर ली, मतलब एक बार आपकी क्लास रिवाइज भी हो गई। तीसरी चीज जो आपको करनी होती है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल बुक्स में मिल जाएंगे। बहुत बुक्स ऐसी होती हैं जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनाती है। अब इससे क्या होगा, ये तो पढ़ी ली, फिर क्यों लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करने? जब आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? नहीं, कितना भी पढ़ लो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर गलत होगा। अब जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है वो है तो एनसीईआरटी में से ही, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका क्वेश्चन गलत हुआ, आप एनसीईआरटी पे जाओगे और उस चीज़ को देखोगे कि यार मैंने कहाँ गलती की। जब आप बार बार क्वेश्चन गलत करोगे और बार बार उसको करेक्ट करने के लिए एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको एनसीईआरटी की लाइंस याद होने लग जाएंगी, क्योंकि आपने बार बार क्वेश्चन किया और बार बार कोई बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो गलत हो रहे थे, उनको सही देखने के लिए आपने बार बार एनसीईआरटी खोली और बार बार एनसीईआरटी रीड करोगे तो एनसीईआरटी की लाइंस धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगी? याद होने लग जाएंगी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है या कौन सा ऐसा सब पार्ट है जिसमें आप मिस्टेक कर रहे हो। तीसरी चीज एक्टिव रिकॉलिंग, ये हम में से कोई नहीं करता होगा और ये सबसे अच्छा तरीका होता है एनसीईआरटी पढ़ने का। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है? आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपने क्वेश्चंस कर लिए, उसको बुक को बंद करके रख दो, एक खाली पेज लो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने जो टॉपिक पढ़ा है उसका नाम था मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अपना टॉपिक है ना एक्सक्रीटरी में। आपने अभी अभी वो टॉपिक पढ़ा है, आपने उसके क्वेश्चंस कर भी लिए, अब आप उसको बंद करके रख दो। अब आप एक पेज लो और उस पेज में डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग में नोट्स नहीं बनाने, जल्दी 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 लिखना है। जो जो आपको याद है ना उस टॉपिक में से वो सब कुछ लिख दो, क्योंकि हाथ चलेगा तो दिमाग ऑटोमेटिकली चलेगा। जब जितना आपके दिमाग में होगा ना वो तो आप लिख दोगे, लेकिन जो आपको याद नहीं होगा वो छूट जाएगा। फिर आप उसको एनसीईआरटी में से मैच करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि इतना मुझे याद है और इतना मुझे याद नहीं है। अब आपको एनसीईआरटी रट चुकी है, आप कंसेप्ट बिल्ड कर चुके हो, आप लाइन बाय लाइन पढ़ चुके हो, आप क्वेश्चंस कर चुके हो और आप एक्टिव रिकॉलिंग भी कर चुके हो। लास्ट चीज जो आपको करनी है वो अपन नहीं करते, दैट इज डेट या साइंटिस्ट के नाम। बहुत सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे साइंस में जहाँ डेट्स होती हैं, साइंटिस्ट के नाम होते हैं और वो याद नहीं रहते, लेकिन उसका नंबर फ्री का होता है। अगर आपको ये याद होगा ना, आपके 4 नंबर फ्री के होंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अगर याद है तो सही है और नहीं है तो गलत है। इसके लिए आपको एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी है। आप क्या करोगे, एक छोटी सी डायरी लो, 10-15 रुपए की मिल जाएगी मार्केट में। जो जो चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो उसमें जो भी ईयर्स या जो भी डेट्स या जो भी साइंटिस्ट के नाम आते जा रहे हैं ना, उनको लिखते जाओ कि इस ईयर में ये हुआ था, इस साइंटिस्ट ने ये किया था, इस ईयर में ये हुआ था, साइंटिस्ट ने ये किया था। अब वो डायरी आपकी गो टू रेफरेंस है। जब आप नीट देने जाओगे उससे 2 दिन पहले उस डायरी को एक बार फटाफट से याद कर लो, वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। लेकिन अगर सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ पड़ा होगा, मतलब कुछ साइंटिस्ट का नाम इसमें है, कुछ उस चैप्टर में है, कुछ ईयर्स इस चैप्टर में है, तो आपको याद नहीं होगा। लेकिन सारे साइंटिस्ट के नाम और सारी डेट्स एक ही जगह होंगी तो वो आपको बहुत ईजीली याद हो जाएगी। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायग्राम्स।
एनसीईआरटी के डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते? आते हैं। और समरी, हम कभी भी समरी नहीं पढ़ते ना, समरी में से भी क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समरी में ही मिलेंगी, चाहे पूरा चैप्टर पढ़ लो, थ्योरी में नहीं मिलेंगी। इसीलिए जब जब एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर पढ़ोगे उसके बाद आप एक एक डायग्राम को देखोगे और उसकी समरी भी देखोगे। ये वो चीज़ है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्किप कर जाते हैं। हमें ये चीज़ स्किप नहीं करनी, क्योंकि हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं? 360। आपको लगता है इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आएगा? एनसीईआरटी पढ़ ली, उसको याद भी कर लिया, क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन कर लिए, डेट याद कर ली, साइंटिस्ट याद कर लिए, डायग्राम्स पढ़ लिए, समरी पढ़ ली, इसके बाहर से क्वेश्चन कहीं से नहीं बन सकता। और आपने जो अपना एम सेट किया था 360, उसको आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो। ये तो अपन ने बायो की बात की, लेकिन अकेले 360 लेके आने से थोड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो बची है, उसमें भी तो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना होता है? दूसरी चीज, एनालिसिस ऑफ पेपर्स। आप अपने जर्नी में, या आपकी जो सक्सेस जर्नी होती है 1 साल या 2 साल की जितनी भी होती है, उसमें आप बहुत सारे पेपर्स देते हो, है ना? यू गिव अ नंबर ऑफ पेपर्स। हर वीक पेपर है, हर 15 दिन में पेपर है, हर महीने में पेपर है, पेपर बहुत सारे होते हैं। हम क्या गलती करते हैं? हम पेपर देने तो आते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसलिए आते हैं कि घर वाले पूछेंगे पेपर देने क्यों नहीं गया, तो पेपर तो दे आते हैं। हम पेपर देने तो आ जाते हैं और ये भी सुनते हैं कि पेपर देने से ना अच्छा रहता है, पेपर देने से अपना इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट पेपर देने से नहीं होता। इम्प्रूवमेंट पेपर देने के बाद उसको एनालाइज करने से होता है। आपने पेपर तो दे दिया, अब क्या उस पेपर के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हो? नहीं, उसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि समझ ही नहीं आता कि इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा। फिजिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? क्वेश्चन की अप्रोच नहीं समझ आती। अगर अप्रोच समझ आ जाए तो फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, लेकिन समझ ही नहीं आता कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा या कौन सी अप्रोच लगेगी। इसके लिए आपको क्या करना है? आपने पेपर दिया, आप घर गए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, इसका मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके वीक हैं, या ये वो क्वेश्चन है जो ट्रिक क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व नहीं हुआ। आप उन सारे क्वेश्चंस को वापस से घर पे सॉल्व करो। अगर आपको समझ फिर भी नहीं आता तो आप डाउट पे आके टीचर से पूछो, और उसमें से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन कर लो जिसमें वो क्वेश्चन या वो कंसेप्ट लिख लो। आप अगली बार पेपर दोगे, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं होंगे, आप उनके कंसेप्ट लिख लोगे जो आपको समझ नहीं आते। आप अगली बार पेपर दोगे, फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं होंगे, आप उनके भी कंसेप्ट लिख लोगे। तो आपके पास एक ऐसा रजिस्टर बन जाएगा जिसमें सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जिनमें आप वीक हो, और आपको फोकस उन्हीं कंसेप्ट्स पे करना है। जो क्वेश्चंस आपने कर लिए वो तो आप वैसे भी कर लोगे, लेकिन जो आपसे नहीं हुए वही कंसेप्ट आपके वीक है, उन्हीं पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इज एनालाइज योर लर्निंग स्टाइल। सबकी लर्निंग स्टाइल अलग होती है। कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैम मैं क्लास में इसलिए आता हूँ कि जो मैं एक बार क्लास में पढ़ लेता हूँ ना, मुझे वो लंबे टाइम तक याद रहता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको क्लास में पढ़ा हुआ लंबे टाइम तक याद रहता है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है मैम मैं क्लास में पढ़ लूँ, वो मुझे याद नहीं होता, जब मैं खुद पढ़ता हूँ ना, जब मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ तब मुझे ज़्यादा अच्छा समझ आता है। कितने लोग ऐसे हैं कोई कि सेल्फ स्टडी से ही समझ आता है? वेरी गुड। मतलब सबकी लर्निंग स्टाइल क्या है? डिफरेंट। कुछ लोगों को देख के समझ आता है, विजुअल, कुछ लोगों को रीड करके समझ आता है, कुछ लोगों को ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सुन के समझ आ जाता है, उन्होंने किसी फ्रेंड से डिस्कस किया, उनको डिस्कशन से समझ आ गया। सबकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होती है, इसलिए कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना कि यार ये ऐसे पढ़ता है मैं भी ऐसे पढ़ के देखता हूँ। नहीं, सबकी लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। अपनी लर्निंग स्टाइल पहचानो कि मुझे कैसे समझ आएगा। नेक्स्ट इज योर मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स। प्रोडक्टिव आवर्स का मतलब है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझसे रात को नहीं पढ़ा जाता, मुझे 11 बजे नींद आ जाती है, उसके बाद मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन मुझे 5 बजे उठा के पढ़ा लो, मैं 5 बजे उठ के पढ़ सकती हूँ, लेकिन मैं रात को नहीं पढ़ सकती। तो सबके प्रोडक्टिव आवर्स अलग होते हैं। मेरे प्रोडक्टिव आवर्स मॉर्निंग में, मैं मॉर्निंग में पढ़ सकती हूँ, लेकिन आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रात को पढ़ सकते हैं। सुबह उठ के मत पढ़ाओ, सुबह उठ के नहीं पढ़ाई होती। तो सबके जो लर्निंग आवर्स हैं या प्रोडक्टिव आवर्स क्या होते हैं? डिफरेंट।
अपने प्रोडक्टिव आवर्स एनालाइज करो कि मैं इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ या मेरा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करता है। उस टाइम आपको पढ़नी है फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर है, जिस टाइम आपको पढ़ के मज़ा आता है, जिस टाइम आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, उस टाइम आपको क्या पढ़नी होती है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है क्या? कितने बच्चे मानते हो थ्योरी से हो जाता है? थ्योरी पढ़ेंगे तो भी नंबर तो आ ही जाते हैं, क्वेश्चन नहीं करते तो भी बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। थ्योरी पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चंस। हम फिर भी डेली क्वेश्चंस नहीं करते ना। हमें पता है कि क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन करने से मेरी स्पीड बढ़ेगी, क्वेश्चन करने से मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन फिर भी हम डेली क्वेश्चंस नहीं करते। अगर आप डेली के 50 क्वेश्चन भी कर लेते हो वो बहुत है। 50 का मतलब एक महीने में कितने क्वेश्चन कर लिए? 1500 क्वेश्चन कम होते हैं क्या? लेकिन एक साथ 1500 क्वेश्चन करने बैठोगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, ये हो क्या रहा है ज़िंदगी में, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, ABCD में ही ज़िंदगी निकल गई बस। तो डेली के 50 क्वेश्चन करना ईजी है, और वो 50 क्वेश्चन डेली के एक महीने के 1500 क्वेश्चन बच जाते हैं। और आपको क्या लगता है इन 1500 क्वेश्चन में से नीट में 10 क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे? आएंगे। सिलेबस लिमिटेड है, न्यूमेरिकल्स की वैल्यू चेंज कर देगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देगा, नए क्वेश्चंस कहाँ से बन जाएंगे? नए क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। इससे आपका टाइम यूटिलाइज किया आपने, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ी क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। एंड नीट इज़ अ गेम ऑफ टाइम एंड एक्यूरेसी। नीट अब नंबर का गेम नहीं है, क्योंकि नंबर तो 720 टिक जाते हैं और बहुत बच्चों के 720 आ रहे हैं। नीट इज नाउ अ गेम ऑफ टाइम एंड एक्यूरेसी। कौन कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा सही क्वेश्चंस कर पाता है वो एक कंपटीशन जीत जाता है। तो आपको आपके टाइम पे भी फोकस करना है और आपको आपकी एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है। वो कैसे होगा? जब आपके क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम भी कम यूज़ होगा और एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ें अगर आप करते हो, एंड बायो में 360 नंबर, फिजिक्स केमिस्ट्री में जो जो डाउट्स आपको हुए वो सारे डाउट्स आपने एक नोटबुक में लिख लिए। वो सारे आपके वीक कंसेप्ट्स हैं, उन पे जितना ज़्यादा फोकस करोगे ऑटोमेटिकली नंबर बढ़ते जाएंगे। उसके बाद लर्निंग स्टाइल आपने अपनी एनालाइज कर ली कि मुझे समझ कैसे आता है, उसी तरह से पढ़ो, ज़्यादा समझ आएगा। मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स, समझो मैं कब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ या मेरे ब्रेन की एक्टिविटी मैक्सिमम कब होती है, उस टाइम सबसे मुश्किल टॉपिक पढ़ो जो आपको कभी समझ नहीं आता, वो इस टाइम पढ़ना होता है। क्वेश्चंस जितने कर सकते हो उतने क्वेश्चंस करो। एक बच्चा मेरे पास आया, मुझे बोलता है मैम जब मैं क्वेश्चन करता हूँ ना तो 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो वो होते हैं जो मुझे आते हैं और एक वो होते हैं जो मुझे आते ही नहीं हैं। जो मुझे आते हैं वो तो मैं ये सोच के नहीं करता कि ये तो मुझे आते ही हैं, इनको क्यों करना है, टाइम वेस्ट होगा। और जो मुझे नहीं आते वो मैं वैसे भी नहीं करता क्योंकि वो तो मुझे आते ही नहीं है। तो ये चीज़ जितने भी बच्चे कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक आता है और एक नहीं आता, तो दोनों ही नहीं कर रहे। ऐसा नहीं करना, जो आता है वो करो, धीरे धीरे वो भी सीख जाओगे जो आपको नहीं आता। ऐसा आप खुद फील करोगे। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बढ़ा दोगे ना, धीरे धीरे आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स भी सही अप्रोच से सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस डेली करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्योंकि अब आपके लास्ट के 4 महीने बचे हैं तो इस टाइम आपको और क्या देने हैं? मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट का नंबर हम लास्ट के 1 महीने में बढ़ा देते हैं। मतलब मार्च में हर वीक में आपको 2 मॉक टेस्ट देने होते हैं। हर वीक में कितने मॉक टेस्ट देने हैं? 2। एंड वीक टेस्ट आर फुल सिलेबस टेस्ट। मार्च और अप्रैल में हर वीक में आप 2-2 मॉक टेस्ट दोगे तो आप कितने मॉक टेस्ट दे दोगे? 16 मॉक टेस्ट, विच इज़ मोर देन इनफ। आपका टाइम, आपकी एक्यूरेसी, क्वेश्चंस, और बीच बीच में हर टाइम क्या करते रहना है? रिवीजन इज़ वेरी ऑब्वियस, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो वैसे भी चीज़ें भूल जाएंगे, याद कुछ नहीं रहेगा। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अपने टाइम को मैनेज करना सीखो। ये सब चीज़ें कैसे कर पाओगे? क्योंकि भगवान ने सबको 24 घंटे ही दिए हैं।
इस 24 घंटे में जो मेहनत कर लेता है वो अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच जाता है। देखो AIR 1 की सीट जो होती है ना वो खाली होती है, या एम्स में जितने भी बच्चे जाते हैं ना उनका नाम फिक्स नहीं होता कि यही बच्चा एम्स में आएगा। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मेहनत। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करता है वो उतना ज़्यादा पा लेता है, और जो कम मेहनत करता है वो नहीं कर पाता। आप मेहनत करोगे तो आप पहुंच जाओगे, आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा और वो पहुंच जाएगा, क्योंकि सीट खाली है। जो मेहनत करेगा वो पहुंच जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पहुंचेगा। हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। भगवान के मंदिर में जाके इस बार करवा दो, अगली बार मैं पक्का पढ़ाई कर लूँगा, उससे सिलेक्शन नहीं होता। नीट है, बहुत कंपटीशन है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा विद पॉजिटिविटी इन योर माइंड। अंदर से पॉजिटिव रहो, किसी का बुरा मत करो। किसी का बुरा करोगे तो वो घूम फिर के, दिस वर्ल्ड इज राउंड, वो घूम फिर के आपके पास आएगा। इसीलिए हंसते खेलते पॉजिटिव माइंड से सबके साथ सबका अच्छा करते हुए आपको अपने टारगेट तक पहुंचना है। और जिस दिन आप नीट क्रैक कर लोगे, MBBS कॉलेज तक पहुंच जाओगे, उस दिन की जो हैप्पीनेस होगी ना, इट विल बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो सिर्फ आपकी नहीं होगी, आपके पेरेंट्स की भी होगी। उनकी तो खैर आप सोच भी नहीं सकते, आपसे भी ज़्यादा खुश होंगे वो। उस टाइम वो खुशी के आंसू जो होते हैं ना वो आपको दिखेंगे उनकी आंखों में। इसीलिए फॉर द सेक ऑफ देम, उनके कहने से, वो बहुत मुश्किल से उन्होंने आपको इतनी दूर भेजा है, माँ बाप ही जानते हैं कैसे इतनी दूर बच्चे को भेजते हैं। सो फॉर द सेक, 4 महीने बचे हैं, इसमें जी जान लगा दो, दिन रात पढ़ लो। आपकी जो एक एक स्लीपलेस नाइट है ना, जिस रात आप नहीं सोए हो, जिस दिन वो रिजल्ट आएगा ना, ये पूरा न्यूट्रल हो जाएगा। उस दिन हैप्पीनेस और उसके बाद वाली हैप्पीनेस अलग होने वाली है। ये सब चीज़ें फॉलो करोगे? करके देखो, अपने रूटीन में चेंजेस करके देखो, यू विल डेफिनेटली सी अ पॉजिटिव रिजल्ट। क्योंकि ये पूरा मैंने कंपाइल किया है, बहुत सोच के ये मैंने चीज़ें लिखी हैं। जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही थी ना, ये सब कुछ सोच सोच के मैं लाई हूँ कि ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए डू फॉलो दीज स्टेप्स, और मेरी गारंटी है दैट यू विल सी a increase in your marks and you will achieve more than 700 marks। क्योंकि सिली मिस्टेक्स हम कर देते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें, कभी कभी दिन ही खराब होता है तो 1-2 सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। बट टारगेट यही होना चाहिए कि बायो में 360 ही आने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो उतना मैक्सिमम स्कोर करना है, और जो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए दैट इज मोर देन 700 मार्क्स। तब आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।